नमस्कार दोस्तों, आज हमारा कक्षा 7 का पहला पाठ है पादपों में पोषण। जैसा कि आप कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमें ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे हम विभिन्न प्रकार के कार्य को कर सकते हैं। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। वे तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप सभी के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। अब हम जानते हैं कि मानव स्वयं का भोजन नहीं बना सकता। मात्र पौधे ही एक ऐसे धरती पे एक मात्र ऐसे जीव है जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। आपने जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जो हम आगे आने वाले इसी पाठ में पढ़ेंगे। वे पादप तथा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। अब मैं आपको ये दो चीज़ें बता देता हूँ कि हमेशा जंतु को हम 3 प्रकार के भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऐसे जो जीव जो उत्पादक कहलाते हैं, एक प्रथम पर जो उपभोगकर्ता होता है, एक द्वितीय उपभोक्ता होता है और एक तृतीयक उपभोक्ता है। उत्पादक हुआ जैसे पौधे ने किसी अपना भोजन बनाया, फल बनाया। जैसे फल को, पौधे की पत्तियों को बकरी ने खाया, बकरी को, तो उत्पादक कौन हुआ? पौधे के ने भोजन का सव्य प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खुद के भोजन का निर्माण किया, तो उत्पादक हुआ पौधा। पौधे को खाया बकरी ने, तो बकरी क्या हो गई? प्रथम उपभोगकर्ता। तो बकरी ने पौधे का उपभोग किया। अब बकरी को शेर ने खाया, तो वो हो गया द्वितीय उपभोगकर्ता। प्रथम उपभोगकर्ता शाकाहारी होता है तथा द्वितीय उपभोगकर्ता मांसाहारी होता है। तो बकरी को खाया किसी शेर ने, तो शेर हो गया द्वितीय उपभोक्ता। और शेर जब मर गया तो उसको कीड़ों ने खाया, तो वो सूक्ष्म जीव कहलाए जिन्होंने उसे मिट्टी में मिला दिया, उसकी हड्डियों को सड़ा दिया, तो वो तृतीय उपभोक्ता कहलाए। तो तृतीय उपभोक्ता सूक्ष्म जीवी कहलाते, सूक्ष्म जीव, शैवाल वगैरह वो कहलाते हैं। इसके बारे में और भी आप बड़ी बड़ी कक्षाओं में इसका अध्ययन करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करोगे। इसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिजों की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। अब मैंने आपको एक खाद्य श्रृंखला के बारे में बताया, तो मैं यहाँ पे नोट कर दूँ कि वह श्रृंखला जिसमें सभी जीव आपस में भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे खाद्य श्रृंखला या भोजन श्रृंखला कहते हैं। पोषक पदार्थों सजीवों की शारीरिक संरचना, वर्धी, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन करने व इसके उपभोग की विधि को पोषण कहते हैं। हमारे यहाँ प्रश्न बनता है पोषण किसे कहते हैं? तो सजीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण करने की उपभोग की विधि होती है, मतलब जो हम खाना खाते हैं, उसे पोषण कहते हैं। अब हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो भोजन की आवश्यकता या हमें उस खाद्य पदार्थों की आवश्यकता क्यों होती है? जिससे हमारा शरीर मजबूत बने, ऊर्जावान बने तथा विभिन्न प्रकार के घाव, कटाव, कहीं पर घाव लग जाए, कटाव हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो उसके लिए उन पदार्थों का सेवन किया जाता है। जैसे ऊर्जावान रहने के लिए हम करते हैं उपयोग, नींबू पानी का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, मतलब खुद ही बनाता है और खुद ही खाता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। ऐसे पादप जो अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं और खुद ही खाते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब पादप क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं खुद ही, उसी भोजन को दूसरे जीव ने खाया, तो दूसरे जीव ने भोजन तो नहीं बनाया, तो वो कहलाया विषमपोषी जंतु कहलाए। अतः अब आप पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है? क्या भोजन पादप के सभी भागों को में निर्मित होता है या केवल कुछ विशेष भागों में? अब हमारे किताब वाले ने प्रश्न हमारे सामने रखा सोचने के लिए। विज्ञान क्या है? प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत विस्तृत ज्ञान विज्ञान है। विज्ञान हमें सिखाता है कि आप अपनी सोच बंद मत कीजिए। इसके आगे भी क्या प्रश्न बन सकता है? ये वस्तु कहाँ से आई? क्या पौधों से हमें भोजन प्राप्त होता है? तो क्या पौधे के केवल एक विशेष भाग में ही भोजन बनता है कि पौधे के अलग अलग भागों में भोजन बनता है? उसके बारे में भी पढ़ना या जानकारी करना आवश्यक है। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब खाना बनाने वाली फैक्ट्रियों के बारे में।
अब पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। आओ हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में उसके प्रक्रम को समझते हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज लवण खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सहायता से उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है और यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्र को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिका नली के समान होती है तथा जड़ तना शाखाओं तथा पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों की पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिका एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप कक्षा अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। खाद्य संश्लेषण मतलब खाने का संश्लेषण, खाने का आरोहण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसे हरित वर्ण कहते हैं। अब बात हमारे सामने आती है, हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाता है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। स्रोत का मतलब होता है साधन। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक है। ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम की निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो इस प्रक्रम को ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अतः पत्तियों में मंड के रूप में संचित होता है। पत्ती की स्टार्च की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है कि स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, आप नोट कीजिएगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के हरित लवक द्वारा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के हरित लवक या क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल द्वारा पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या मिला हुआ होगा? जल कहाँ से आया है? जमीन से आया है, जिसमें खनिज लवण तथा पोषक तत्व है जो जड़ों के द्वारा खींचा गया है, संश्लेषित करके उसे तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया गया है। अब पत्तियां क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड और उस भोज्य पदार्थ के मध्य सूर्य के प्रकाश, सूर्य उस ऊर्जा कहाँ से ली? जैसे हम भोजन बनाते हैं तो हम ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? गैस से लेते हैं या चूल्हे से लेते हैं, जिससे खाने का निर्माण होता है। उसी प्रकार यहाँ पर उस ऊर्जा के लिए किस स्रोत का प्रयोग किया गया है? उसका प्रयोग किया गया है सूर्य के प्रकाश का। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे ने क्या किया? उस कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल यानी हरित लवक की उपस्थिति। यहाँ पे आप क्लोरोफिल को आप मसाले के रूप में जान सकते हैं। अब बात आई समझ में? इन तीनों के द्वारा एक भोजन बनता है जिसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन गया, कार्बोहाइड्रेट से पौधे ने अपना भोजन बना लिया और ऑक्सीजन निर्मुक्त हो गई। जैसे हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? जैसे चूल्हे पर अंगीठी पे कोई भगोनी रखी और भगोनी में से हम कोई खाना पकाते हैं, उसके ऊपर से जो धुआं निकलता है तो वो उसका क्या हो गया? विसर्जन हो रहा है धुएं का, तो वो होती है दूसरी प्रकार की गैस, उसमें जल वाष्प होता है। और परंतु पौधों में जो गैस भोजन बनाने पे जो निर्मित होती है वो होती है ऑक्सीजन। और उस ऑक्सीजन का प्रयोग कौन करता है? सभी मानव और सभी जंतु करते हैं। तो आप मेरी बात समझ गए? ठीक है। अब आपको आज क्या करना है? प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा विस्तृत पढ़ना है किताब में से, और मैं इसके विषय में आपके सामने जो प्रश्न है वो भी भेज रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।